हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम VMOU BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत 2025-26 का जो सेशन है उसमें इंटरनल असाइनमेंट जो अभी हमारे जो असाइनमेंट आए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन और उनके आंसर दोनों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाना है असाइनमेंट। BA फर्स्ट ईयर इंटरनल असाइनमेंट। सबसे पहले आ जाता है यहाँ आपका सेमेस्टर। आपका कौन सा सेमेस्टर है? तो फर्स्ट सेमेस्टर है, आप लिख देना। दूसरा आता है पाठ्यक्रम कोड। आपके कोर्स का जो भी कोड है 4 अंकों का वो यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है पाठ्यक्रम का नाम। अपने पाठ्यक्रम का नाम है BA फर्स्ट ईयर। फिर आता है आपका स्कॉलर नंबर। स्कॉलर नंबर आपको डालने हैं और फिर नीचे जो ये बॉक्स है इनमें भी आपको स्कॉलर नंबर लिखने हैं। फिर आता है छात्र का नाम। फिर जो भी आपका नाम है वो आप ऊपर हिंदी में लिख देंगे। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट इन कैपिटल लेटर्स। ये जो बॉक्स है कॉलम है इनमें आपको अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है। फिर आ जाता है अपने पिता का नाम, पापा का नाम भी उसी प्रकार लिखना है। फिर आपका लिखना है यहाँ पर 7 नंबर पे आता है आपका पता। जो भी आपका पता जो आपने वेबसाइट पर डाला है वो आप इसमें डाल सकते हैं। फिर आता है एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग। वही एड्रेस आपको नीचे इन बॉक्स में डालना है। फिर आता है अध्ययन केंद्र का नाम। जो भी आपका अध्ययन केंद्र है वह इसका नाम उसमें डालना है। यहाँ पर ऊपर आप हिंदी में लिखेंगे और नीचे आपको इंग्लिश में कॉलम्स में लिखना है। फिर आता है आपका क्षेत्रीय केंद्र। जो भी रीजनल सेंटर आपका है उस पर टिक करना है नीचे बॉक्स में और ऊपर आपके रीजनल सेंटर का नाम लिखना है। अध्ययन केंद्र और रीजनल सेंटर दोनों अलग अलग हैं। जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे जो भी आपके नज़दीकी हैं वो है आपका अध्ययन केंद्र और रीजनल सेंटर है आपका अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर। और फिर लास्ट में आपको डालनी है सबमिशन डेट। जब भी आप असाइनमेंट जमा करवाओ वो डेट यहाँ पर आपको डालनी है। आपको बड़ी फाइल लेनी है, उसके ऊपर आपको ये पूरा पेपर लगा लेना है और पूरा फिलअप कर लेना है। अब देखते हैं हम हिंदी गद्य भाग 1 का असाइनमेंट। इसके क्वेश्चन कैसे हैं, आंसर कैसे हैं, इस सभी के बारे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सबसे अपने फर्स्ट पेज पर अपने कोर्स का नाम लिखना है, कौन सा कोर्स है और पेपर कोड का नाम क्या है। हिंदी गद्य भाग 1 ये अपने सब्जेक्ट है और फिर पेज नंबर डालनी है और पेपर कोड है HD02। फिर सबसे पहले आपको सेक्शन A डालना है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 6-7 क्वेश्चन है तो उन सबको लाइन वाइज डालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, पत्नी कहानी के रचनाकार कौन है? उत्तर, जैनेन्द्र कुमार पत्नी कहानी की रचनाकार है या पत्नी कहानी के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार है। क्वेश्चन नंबर 2, उपन्यास और कहानी में प्रमुख अंतर बताइए। उत्तर, कहानी छोटी होती है जबकि उपन्यास बड़ा व विस्तृत होता है। 2, कहानी में घटना व पात्रों को संक्षेप में बताया जाता है जबकि उपन्यास विस्तृत रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पूस की रात कहानी की 2 संवेदनागत विशेषताएं लिखिए। उत्तर, पूस की रात कहानी की संवेदनागत विशेषताएं निम्न है। 1, यह कहानी शोषण समाज व गरीब किसानों की दशा को दर्शाती है। 2, अभावग्रस्त जीवन में जानवरों और मनुष्यों के भाव साझाकरण का वर्णन करती है।
प्रश्न 4, ऐतिहासिक उपन्यास से क्या आशय है? किन्हीं 2 ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम लिखिए। ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के लिए सतर्क और जागरूक प्रतिभा की आवश्यकता होती है। विभिन्न पात्रों के माध्यम से स्त्री गरिमा का बखान, सामंतवाद की भारत में ऐतिहासिक भूमिका, जर्जर होती परंपराएं, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन आदि विषयों को लेकर उपन्यासों की रचना की जाती है। ऐतिहासिक उपन्यास के नाम हैं झांसी की रानी और मृग नयनी। प्रश्न 5, पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना क्या है? पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना यह है कि व्यक्तिगत प्रेम से देश प्रेम बड़ा होता है। फिर देखिए हमारा आ जाता है पेज नंबर 2। इसमें भी हमको पेपर कोड लिखना है HD02। फिर आता है प्रश्न 1 के अंतर्गत ही, जो हमारा प्रश्न 1 चला था उसके अंतर्गत प्रश्न 6, प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है? उत्तर, प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान है। फिर आ जाता है अपने सेक्शन बी प्रश्न 2, आरंभिक हिंदी उपन्यासों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, आरंभिक हिंदी उपन्यासों की प्रमुख विशेषताएं: 1, सामाजिक यथार्थवाद, तत्कालीन भारतीय समाज की समस्याओं जैसे सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था, स्त्री शोषण आदि। 2, नैतिक शिक्षा और आदर्शवाद, पाठकों को सही दिशा दिखाने के लिए नैतिक मूल्यों और आदर्शों पर जोर दिया गया। 3, देशभक्ति और जागरूकता, ब्रिटिश शासन के प्रति जागरूकता फैलाने और स्वतंत्रता संग्राम की भावनाओं को मजबूत करने के लिए देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना। 4, मनोरंजन और आदर्श, प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों का एक मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना और आदर्श प्रस्तुत करना था। प्रश्न 3, महाभोज उपन्यास की संवाद योजना पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, यूं तो महाभोज एक उपन्यास है, लेकिन इसकी शैली में पर्याप्त मात्रा में नाट्य तत्व विद्यमान है। यही कारण है कि लेखिका ने इसको नाट्य रूप भी दिया है। प्रस्तुत उपन्यास में सहज रूप से चलती हुई कहानी आकस्मिक रूप से नई दिशा पकड़ लेती है। चरित्रों में नवीन भंगिमा जन्म लेती है। कथा प्रवाह नई दिशा की ओर मुड़ जाता है और समग्र रूप में उपन्यास की व्यंजना और तीक्ष्ण हो जाती है। एक दोहरी जिंदगी जीने की लाचारी कहने की आवश्यकता नहीं कि लेखिका ने उपन्यास के चरित्रों पर भावों के उतार चढ़ाव, मुख मुद्रा, भीतरी मनोवेगों के बाह्य प्रकाशन के साथ उपन्यास की प्रवाहमयी शैली में नाटकीयता अंकित की है। शैली में सर्वत्र नाट्य तत्व की भरमार है। पेज नंबर 3, पेपर कोड HD02। प्रश्न 4, उसने कहा था, कहानी की शिल्पगत विशेषताएं लिखिए। उत्तर, कहानी की शिल्पगत विशेषताएं निम्न है। 1, कथानक या कथा वस्तु। उसने कहा था, कहानी का कालक्रम बहुत लंबी कालावधि को अपने में समेटे हुए है। कहानी की कथा का मूल लहना सिंह व सूबेदारनी का उदात्त प्रेम है। कहानी कई भागों में विभाजित है। इसकी घटनाओं को इस प्रकार रखा गया है कि वे आपस में मिल गए हैं
एवं उनके बीच जितने समय का अंतराल दूर हो गया है। पात्र या चरित्र चित्रण। कहानी में जितने भी पात्र आए हैं वे सब सजीवता से युक्त हैं। कहानी के नाम लहना सिंह के दो रूप कर्तव्य परायण व उदात्त प्रेम, उसके साहस, वीरता, सूझबूझ, प्रेम, देशभक्ति आदि गुणों को कहानी में आधार बनाया गया है। संवाद या कथोपकथन। कहानी के संवाद छोटे छोटे व नाटकीयता से पूर्ण है। कहानी का आरंभ ही अमृतसर की तांगे वाले की बोली की मिठास से होता है। उसके बाद दो छोटे बालकों के संवाद या कथोपकथन को रोचक ढंग से उभारा गया है एवं तेरी कुड़माई हो गई संवाद तो कहानी के प्राण है। कहानीकार ने कहानी के संवादों को कहीं भी ज्यादा नहीं बढ़ाया है। भाषा शैली। उसने कहा था कहानी की भाषा सहज, सरल, सुबोध व पात्रों के अनुकूल है। कहानी में पंजाबी भाषा का एवं वहां प्रयुक्त होने वाले मुहावरों का सहज प्रयोग हुआ है। साथ ही कहानी में तत्सम शब्दावली के प्रयोग की बहुलता दिखलाई पड़ती है। प्रश्न 5। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ हर कहीं उसे 8 साल की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब वह धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं रेशम के फूलों वाला मालू। यह सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? उत्तर। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था से उद्धत है। इसमें लहना सिंह के 12 वर्ष की उम्र में उसे 8 साल की लड़की मिली, उसका भाव है। यह उस प्रसंग से है जब लहना सिंह अपनी मृत्यु के निकट है। व्याख्या। स्मृति का स्पष्ट होना। गद्यांश की पहली पंक्ति मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। मृत्यु के सन्निकट होने पर मानव चेतना की एक मनोवैज्ञानिक स्थिति का वर्णन करती है। इस अवस्था में व्यक्ति के दिमाग में समय की धुंध हट जाती है। उसे जीवन की सारी घटनाएं, अच्छी और बुरी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद आने लगती है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। बचपन की घटना। लहना सिंह को याद आता है जब वह 12 वर्ष का था और वह 8 वर्ष की थी लड़की। एक दिन जब वह लड़की से पूछता है कि उसकी कुड़माई हो गई है, तब वह लड़की उसे सुनकर हंसती है और कहती है, हाँ हो गई, देखते नहीं। वह लहना सिंह को अपना धन बताती है। इस बात पर लहना सिंह दुखी और क्रोधित होता है। प्रश्न 6। वापसी कहानी में निहित भाव का विश्लेषण कीजिए। वापसी। उत्तर। वापसी कहानी के शीर्षक की सार्थकता। लेखिका उषा प्रियवंदा ने प्रस्तुत कहानी का शीर्षक वापसी सटीक ही रखा है। इसके 2 आधार हैं। पहला आधार है गजाधर बाबू। 35 वर्ष रेलवे क्वार्टर में अकेले रहकर अनेक आत्मीय आशाओं को लेकर वापस घर आते हैं, जो केवल मृग मरीचिकाएं ही सिद्ध होती है। यह वापसी एक व्यंग व दुखांत घटना बन जाती है। इस वापसी के सुख में दुख था। दूसरा आधार परिवार में रहने पर भी गजाधर बाबू
अपरिचित व मेहमान के अस्थायी रूप में रहते थे। उनका जीवन भार बन जाता है, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनकी उपेक्षा करती है, आत्मीयता पूर्ण अभाव दिखाती है। उस समय गजाधर बाबू का सेठ रामजी लाल की नौकरी के लिए चीनी मिल में लौट जाना ही वापसी है। यह वापसी जीवन की सच्चाई तथा बुढ़ापे की यथार्थता को प्रकट करती है। इस वापसी के दुख में सुख था। उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि कहानी का शीर्षक वापसी उचित है। वापसी प्रिय वंदा की ख्याति प्राप्त कहानी है। यह कहानी परिवारों के प्रचलित रिश्तों और मूल्यों के टूटने और नए मूल्यों को बढ़ाने की तटस्थता को साथ चित्रित करती है। आज परिवार संस्थान तेजी से टूट रहा है। पिता पुत्र, माता पुत्री, पति पत्नी, सास बहू, ससुर बहू, भाई बहन के संबंधों में तेजी से बदलाव आ रहा है। वापसी इन्हीं पारिवारिक संबंधों के टूटने और नए मूल्यों को बनने की कथा है। प्रश्न 7, निर्मला उपन्यास के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर, निर्मला सामाजिक समस्या को उठाने वाला उपन्यास है। बेटियों के विवाह की चिंता से उपन्यास का आरंभ होता है। अचानक पिता की मृत्यु के कारण पक्का किया गया रिश्ता टूट जाता है और निर्मला का विवाह एक अधेड़ उम्र के दुहाजू वर के साथ हो जाता है। यह पूरा उपन्यास निर्मला के जीवन में आए दुखों व उसकी मृत्यु तक का है, लेकिन मुख्यतः यह अनमेल विवाह के परिणामों को चित्रित करता है। निर्मला में अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की दुखांत व मार्मिक कहानी है। उपन्यास का लक्ष्य अनमेल विवाह तथा दहेज प्रथा के बुरे प्रभाव को अंकित करता है। निर्मला के माध्यम से भारत की मध्यवर्गीय युवतियों की दयनीय हालत का चित्रण हुआ है। दहेज के परिणाम स्वरूप अनमेल विवाह के कारण समाज की इस भयंकर समस्या का यथार्थ अंकन करके समाज को इसकी भयंकरता से परिचित करवाया है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8, प्रेमचंद युगीन कहानी की विशेषताएं लिखिए। प्रेमचंद की कहानियों में जीवन की सच्चाई, मनोवैज्ञानिकता, मानव का चरित्र चित्रण है। प्रेमचंद ने अपनी कहानी कोरे मनोरंजन के लिए नहीं लिखी है। उन्होंने वही लिखा है जो सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा देखा परखा है और अपने अनुभव से प्राप्त किया है। सवा सेर गेहूं का नायक संयुक्त परिवार के बंटवारे, सवा सेर गेहूं की उधार बढ़ी हुई कर्ज की धनराशि को चुकता करने के लिए जो कष्ट पाता है वह सब काल्पनिक नहीं है। कफन कहानी में गीसू माधव की आर्थिक दयनीय स्थिति उन्हीं के जैसे कितने ही भूमिहीनों मनुष्यों की सच्चाई है। प्रेमचंद की कहानी घटनाओं के जाल से मुक्त होकर अपने परिवेश का सुंदर चित्रण करती है। कहानी के बारे में साहित्य के अन्य अंगों की भांति यथार्थवादी और आदर्शवादी ये दो दृष्टिकोण प्रचलित है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में दोनों के समन्वय पर जोर दिया है। प्रेमचंद की कहानियों की भाषा सरल है। दूसरी बात यह है कि वे बोलचाल के अंग बन गए। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का, मुहावरों का बिना संकोच प्रयोग कर लेते हैं। उनकी भाषा में सरलता, अकृत्रिमता, सांकेतिकता है। उनकी कहानियां दूसरों के लिए प्रेरणादायक व मार्गदर्शक हैं। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में समाज के शोषक समुदाय, विशेषतः पंडित पुरोहितों का पर्दाफाश किया है। भारत के व्यापक सामाजिक जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को
कहानियों के माध्यम से उजागर किया है। प्रश्न 9, आशा अमरधन कहानी की मूल संवेदना क्या है? विस्तार से लिखिए। संवेदना। लेखक की आशा अमरधन कहानी गरीबी की मार से पीड़ित एक बेबस किसान की कथा है। कोई भी आपदा या विपदा सर्वप्रथम एक किसान के घर ही दस्तक देती है। कहानी का मुख्य पात्र एक किसान है। उसके घर कभी बीमारी आ जाती है, कभी कोई पशु मर जाता है और कभी पत्नी का प्रसव आ जाता है। उसके जीवन में मुसीबतों का आना कभी समाप्त नहीं होता। इन्हीं के साथ उसकी पत्नी 2 वर्षीय लड़की और 1 वर्षीय लड़की को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। यही सबसे बड़ी मुसीबत किसान की जिंदगी में आकर ठहर जाती है। निकट परिजन उसकी भलाई के निमित्त उसकी दूसरी शादी कर देते हैं। दूसरी पत्नी के आते ही जगत प्रसिद्ध त्रिया और विमाता चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। उसको दोनों बच्चे फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे। यहाँ मुहावरा है, फूटी आंख न सुहाना। अंततः वह किसान को स्वयं व बच्चों से एक को चुनाव करने के लिए कहती है। प्रश्न 10, कहानी के प्रमुख तत्वों के आधार पर पूस की रात कहानी की समीक्षा कीजिए। उत्तर, चरित्र चित्रण। पूस की रात कहानी में हल्कू उसकी पत्नी मुन्नी के साथ प्रेमचंद ने अपने कुत्ते जबरा को भी एक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। इस कहानी के सभी पात्र अपनी कथनी करनी के द्वारा पारस्परिक संबंधों के माध्यम से अपने चरित्र को उजागर करते हैं। इन पात्रों के माध्यम से कहानीकार ने कोई निश्चित या ऊंचा आदर्श भी उपस्थित करने का प्रयास नहीं किया है। ये सभी पात्र अत्यंत सहज रूप से दिखाई देते हैं। वातावरण, परिवेश। इसमें ग्रामीण वातावरण की गद्यात्मक झलक मिलती है। जहाँ तक वातावरण का प्रश्न है, उसे प्रेमचंद ने अत्यंत व्यंजक किंतु बारीक रेखाओं के माध्यम से उकेरा है। जमींदार का कारिंदा सहना, बकाया मालगुजारी का तकादा, मुन्नी हल्कू की नोक झोंक, कंबल के अभाव में खेत की रखवाली में पूस की कठोर ठंड में हल्कू का ठिठुरते रहना, छोटे किसान की दुर्दशा का एक जीवंत वातावरण उपस्थित करता है। आगे बढ़ते हैं। घर से दूर खेत की रखवाली के लिए बनी मंडई, पास में आम का बगीचा, अपने काम के लिए अकेले मजदूर का एकमात्र साथी कुत्ता आदि सभी मिलकर ग्रामीण परिदृश्य का एक सहज रेखा चित्र प्रस्तुत करते हैं। संरचना शिल्प या भाषा शैली। पूस की रात कहानी प्रायः बातचीत के माध्यम से संवादों में प्रस्तुत हुई है। इसे प्रेमचंद की किस्सा गोई का नया संस्कार कहा जाता है। कहानी का आरंभ इस प्रकार होता है। लाओ, जो रुपये रखे हो उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। इसके ग्रामीण बातचीत करने के शब्द, विन्यास, लहजे पात्रों की बोलचाल की भाषा से अविकल रूप से उठा लिए गए हो, जिसमें ताजगी के साथ ग्रामीण जीवन की सहज गंध भी है। उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य किसानों के जीवन की मानविक पीड़ा का चित्रण कर पाठकों के सामने रखना है। निम्न वर्गीय किसान की दुर्दशा एवं किसान से मजदूर बनने की मजबूरी का त्रासद चित्रण उपस्थित किया गया है। प्रश्न 11, महाभोज उपन्यास की तात्विक समीक्षा कीजिए। उत्तर, उपन्यास में कथा वस्तु के संगठन और विन्यास से भी अधिक महत्वपूर्ण तत्व
पात्र और चरित्र चित्रण है। उपन्यास के पात्रों के क्रियाकलाप से ही कथा वस्तु का निर्माण होता है। आधुनिक उपन्यास तो मानव जीवन से संबद्ध रहते हैं, अतः उपन्यासकार को मानव जीवन का कल्पना प्रसूत चित्रण प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले काल्पनिक पात्रों की सृष्टि करता है। शैली का अर्थ विषय के प्रतिपादन अथवा उपस्थापन का ढंग है। शैली के द्वारा ही उपन्यास में विभिन्न तत्वों की योजना होती है। पाश्चात्य के द्वारा ही उपन्यास में विभिन्न तत्वों की योजना होती है। पाश्चात्य विद्वानों ने इस तत्व में ही शब्द, अर्थ और उद्देश्य की श्रेष्ठता निहित मानी है। जिस प्रकार बलवान आत्मा के लिए उपयुक्त बलवान शरीर का महत्व है, उसी प्रकार उत्कृष्ट विषय के लिए तदनुकूल शैली अपेक्षित है। उपन्यासकार का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। उसकी भाषा भावानुसरण में सक्षम होनी चाहिए। कोमल भावों की अभिव्यंजना में उसमें कोमलता के परिलक्षित और क्रोध आदि उग्र भावों के प्रकाशन में भाषा का उग्र रूप धारण करके आवश्यक प्रभाव को तीव्र बनाना चाहिए। उपन्यास लेखक अपनी भाषा में विशेष व्यापार सूचक शब्दों के प्रयोग से चित्रमयता, मर्मस्पर्शिता आदि काव्य गुण समाविष्ट कर सकता है। लक्षणा और व्यंजना के प्रयोग से सूक्ष्म भावों को स्थूल साकार रूप प्रदान कर सकता है। साहित्य जीवन की व्याख्या है। यह कार्य उपन्यास बड़ी सुगमता से करता है। उपन्यास के कथानक की परिस्थितियों व चरित्रों में कोई ना हो जीवन दृष्टि अवश्य पाई जाती है। उपन्यासकार अपने सामाजिक जीवन में जो कुछ देखता है उसे लिखता है। महाकोश उपन्यास उपन्यासकार की सामाजिक दृष्टि का एक अनुपम उदाहरण है। थैंक यू गाइस।